हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में बात की थी अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हमने देख लिया था कि हाइब्रिडेशन क्यों होता है, क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, हमने हाइब्रिडेशन के अलग अलग टाइप्स के बारे में भी बात कर ली थी। ठीक है, कितने वो टाइप का होता है। हमने कोवेलेंसी टर्म के बारे में बात की थी कि जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम के पास, वही उसकी क्या होती है, कोवेलेंसी। ठीक है, ग्राउंड स्टेट के लिए या फिर आपके एक्साइटेड स्टेट के लिए। ठीक है, और उसके बाद हमने sp sp2 और sp3 ये तीन टाइप के आपके हाइब्रिडेशन देख लिए थे कि हाइब्रिडेशन कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, उनके हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे। ठीक है, आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं और अपने बचे हुए हाइब्रिडेशन के बारे में बात करते हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका दैट इज sp3 sp2 sp3 तो हमने कल कर लिए थे। फोर्थ नंबर है आपका sp3d। ठीक है, इस हाइब्रिडेशन की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, ट्राइगोनल sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसकी अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें आपके sp3d में, ठीक है, sp3d में अगर हम बात करें तो sp3 को हम क्या कर सकते हैं, sp2 प्लस p प्लस d इस टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो बेसिकली देखिए स्ट्रक्चर कैसी होती है इसकी। यहां देखिए आपको पता है ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये तो आपके तीन एक प्लेन में रहेंगे और दो आपके जेड एक्सिस की तरफ। मान लो अगर हम इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये जो प्लेन है ये मान लो आपका एक्स और वाई एक्सिस में है। ठीक है, तो ये आपका जेड एक्सिस में रहेगा। ठीक है, तो देखिए sp2 को भी हम मान लो दो जो एक्सिस है px और py, वो मान लो आपके प्लेनर में है, तो px और py हम इसे लिख सकते हैं एस px py। ठीक है, ये जो बचा हुआ रहेगा ये आपका z रहेगा, pz जो आपकी z डायरेक्शन के अलोंग रहेगा। अब z डायरेक्शन के अलोंग आपके d में कौन सा ऑर्बिटल होता है, d z स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ हम d ऑर्बिटल में d z स्क्वायर को काम में लेंगे। ठीक है, हम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को काम में नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उसकी जो लोब्स होती है वो अलोंग एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग होती है। ठीक है, बाकी दूसरे जो डी ऑर्बिटल्स है जैसे डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, उनकी जो लोब्स होती है वो एक्सिस के बीच में लाई करती है, तो उसे भी हम नहीं ले सकते। हम किसे लेंगे, जिसकी लोब्स लाई करती है आपके जेड एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो देखिए तीन तो हाइब्रिडेशन ये आपके प्लेनर में हो गए, दो हाइब्रिडेशन आपके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स आपके किस में हो गए, जेड एक्सिस में हो गए। ठीक है, इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं तो अपने को और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एग्जांपल हम लेते हैं आपके PCl5 का। ठीक है, तो देखिए अगर हम PCl5 की बात करें तो फास्फोरस का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s2 2s2 2p6, फिर आता है आपके 3s2 3p3। ठीक है, और 3d जो है आपके क्या रहता है, वेकेंट रहता है। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट आपको एक्साइटेड स्टेट में लेके चलूंगा। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके यहां आ जाएगा। ये हुई आपकी फास्फोरस की एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो देखिए अब इसके पास एक s 3p और एक d, पांच ऑर्बिटल्स खाली हो गए। ठीक है, पांच इसको बॉन्ड बनाने हैं, तो ये पांचों ऑर्बिटल्स को काम में लेगा। ठीक है, और पांच नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनाएगा जिसे हम बोलेंगे आपके sp3d। ठीक है, उन सब में आपके एक एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का होगा। ठीक है, अब पांचों फास्फोरस के साथ पांच क्लोरीन बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन उनका रहेगा। ठीक है, ठीक है,
तो इस तरह से आपका जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसे हम क्या बोलेंगे, PCl5। अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें और देखें कि स्ट्रक्चर में कैसा होगा, तो देखिए तीन आपकी ये जो पोजीशंस होती हैं इनको कुछ हम नाम असाइन करते हैं, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इन्हें हम बोलते हैं आपके एक्सियल बॉन्ड, क्या बोलते हैं, एक्सियल बॉन्ड्स, ठीक है। और इन्हें हम बोलेंगे, ये जो आपके बॉन्ड्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड, इक्विटोरियल बॉन्ड्स, ठीक है। ये जो होंगे आपके वर्टिकल उन्हें हम बोलेंगे एक्सियल बॉन्ड्स, और ये जो आपके सेम प्लेन में होंगे, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, इक्विटोरियल बॉन्ड्स, ठीक है ना। ये नॉन प्लेनर ज्योमेट्री होती है, ठीक है ना। तीन तो आपके प्लेन में रहते हैं और एक आपके ऊपर और एक आपके प्लेन के नीचे, तो इस ज्योमेट्री को हम क्या बोलेंगे, नॉन प्लेनर, ठीक है। हमने जो ज्योमेट्री देखी थी आपके टेट्राहेड्रल की, वो भी आपके नॉन प्लेनर थी, ठीक है। जबकि SP और SP2 वो जो दोनों ज्योमेट्री थी वो आपके प्लेनर ज्योमेट्री थी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो देखिए, अगर हम क्लोरीन को यहाँ असाइन करें, ठीक है, तो तीन तो क्लोरीन आपके सेम प्लेन में आ जाएंगे, ठीक है, और दो क्लोरीन आपके कहाँ आएंगे, एक्सियल पोजीशन पे, ठीक है। एक और चीज यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि ये जो एक्सियल बॉन्ड होती है उसकी जो लेंथ होती है ये आपके इक्विटोरियल बॉन्ड की लेंथ से क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। आप नोट करके लिख भी सकती हो, एक्सियल बॉन्ड लेंथ is greater than equatorial bond length, ठीक है। इसको हम इस एग्जांपल से देखते हैं। देखिए होता क्या है, क्लोरीन के पास आपके प्रेजेंट है लोन पेयर, तीन लोन पेयर प्रेजेंट है हर एक क्लोरीन के पास, ठीक है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो होता क्या है, क्लोरीन क्लोरीन के जो लोन पेयर होते हैं उनमें होता है रिपल्शन, क्या होता है, रिपल्शन। अभी आप देखिए ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये आपका 120 डिग्री, ठीक है। जबकि इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के बीच में अगर आप ये एंगल देखो, ये कितना है आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो आपके इस क्लोरीन और इस क्लोरीन में या फिर इस क्लोरीन में रिपल्शन होगा मिनिमम, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड एंगल क्या है, ज्यादा है। लेकिन ये क्लोरीन और ये क्लोरीन उनमें क्या है, बॉन्ड एंगल कम है, ठीक है, मतलब ये आपके ज्यादा नजदीक है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या होगा, आपस में रिपल्शन होगा। तो इस क्लोरीन के ऊपर एक ये क्लोरीन, एक ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, तीनों क्लोरीन क्या करेंगे, उनके जो लोन पेयर्स हैं वो रिपल्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसी तरह नीचे वाले क्लोरीन पे भी क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, ये वाले जो क्लोरीन होते हैं ये स्लाइटली ऊपर की तरफ स्ट्रेच हो जाते हैं, ये जो क्लोरीन है स्लाइटली क्या होगा, ऊपर की तरफ स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है, जिससे क्या हो सके, रिपल्शन मिनिमम हो सके, ठीक है। और रिपल्शन मिनिमम होगा, थोड़े से स्ट्रेच होंगे, तो ऑब्वियसली आपकी ये जो बॉन्ड लेंथ है ये इस बॉन्ड लेंथ से क्या होगी, आपके इंक्रीज ही होगी, ठीक है। तो यही रीजन है, रिपल्शन को मिनिमम करने के लिए क्या करते हैं, क्लोरीन एटम ऊपर की तरफ थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आप यहां नोट करके लिख भी सकते हो, ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन क्लोरीन क्लोरीन एटम्स, बिटवीन क्लोरीन एटम ऑफ आप लिखिए बिटवीन क्लोरीन क्लोरीन एटम दी chlorine atom present on axial bond will stretch and therefore the bond length of axial bonds will increase from equatorial bonds, ठीक है।
तो ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है मेनली, ठीक है। यहाँ पे आपके जेड एक्सिस के लिए कौन कौन से ऑर्बिटल काम में आए, पी जेड और डी जेड स्क्वायर, ठीक है। बाकी के 3 आपके यहाँ काम में आए, दैट इज कौन कौन से, एस, पी एक्स और पी वाई, ठीक है। चलिए इसे आप नोट कीजिए, ये हुआ अपना 4th टाइप दैट इज sp3 डिहाइब्रिडेशन। फिर हम बात करते हैं आपके sp3 d2 के बारे में। ओके चलिए अब हम बात करते हैं आपके sp3 d2 के बारे में। यहां मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, देखिए बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा है, ठीक है। ये जो बॉन्ड लेंथ होती है ये आपके सेम होती है, ठीक है। जो तीनों आपके क्लोरीन एटम है वो तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं, उनकी बॉन्ड लेंथ जो होती है सेम होती है, ठीक है। और ये जो आपके एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं उनकी लेंथ होती है ज़्यादा, ठीक है। इसलिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि PCl5 को जब हीट किया जाता है, क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, तो ये आपके PCl3 प्लस Cl2 में ब्रेक होता है, ठीक है। ये जो 2 क्लोरीन होते हैं ये आपके ये वाले क्लोरीन होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने की वजह से इसकी जो स्ट्रेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और स्ट्रेंथ कम होने की वजह से पहले आपके जो बॉन्ड ब्रेक होंगे वो आपके ये वाले बॉन्ड ब्रेक होंगे, ठीक है, एक्सियल वाले। क्योंकि इक्वेटोरियल वाले की बॉन्ड लेंथ कम है इसलिए वो कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग होंगे, तो वो ब्रेक नहीं होंगे, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है, क्लियर है। इसके अलावा यहाँ देखिए अगर हम बात करें जो लोन पेयर की पोजीशन है, ठीक है, ये तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन तो क्या है, सेम है। ये 2 जो एक्सियल पोजीशन है वो डिफरेंट है, ठीक है। आगे चल के हम बात करेंगे मिनिमम रिपल्शन के लिए, ठीक है, कि कौन सी ऐसी पोजीशन है जहाँ पे रिपल्शन मिनिमम होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल 120 इक्वेटोरियल में, इसलिए मिनिमम रिपल्शन वाली जो पोजीशन होगी वो आपके इक्वेटोरियल पोजीशन होगी, ठीक है। जबकि यहाँ पे इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे रिपल्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। आगे चल के हम उसके बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि मिनिमम रिपल्शन पोजीशन जो होती है लोन पेयर के लिए वो कौन सी होती है, sp3d में जो इक्वेटोरियल पोजीशन होती है वो होती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे आपके 2nd टाइप दैट इज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। sp3d2, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आपके sp3d2 के बारे में। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आपकी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और हम बात करेंगे आपके sp3d2 के लिए। sp3d2 यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ मैं, देखिए अगर इसकी स्ट्रक्चर की हम बात करें तो कैसी स्ट्रक्चर होगी, आप देखिए इस टाइप की स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। ये आपके 4 जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं वो आपके एक प्लेन में रहेंगे, ठीक है। ये आपके ऊपर, ये आपके नीचे, ठीक है। ये आपका सेंटर में रहेगा, क्लियर है। इस टाइप से आपका ऑक्टाहेड्रल फॉर्म होता है। ऑक्टाहेड्रल कैसे फॉर्म होगा, जब आप इनको इनसे मिलाओगे, ठीक है, चारों एजेस से, तो आपके ऊपर भी एक ऑक्टाहेड्रल फॉर्म होगा और सेम टू सेम वैसा नीचे भी फॉर्म होगा, ठीक है। इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। क्योंकि इसकी 4 ऊपर और 4 नीचे 8 फेज होती है, इसलिए हम इसे बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ये मान लो आपके किसी XY प्लेन में, ठीक है। ये जो आपका प्लेन है ये मान लो आपका XY प्लेन है, ठीक है। ये X और एक ये Y, मतलब 4 जो 1 2 3 4 4 बॉन्ड बन रहे, मतलब 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ काम में आएंगे, ठीक है। कौन कौन से होंगे आपके, एक तो S होगा, एक PX होगा और PY होगा, ठीक है। PZ तो नहीं होगा, PZ यहाँ पे होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपकी जेड एक्सिस रहेगी, ठीक है। अब बचते हैं डी के ऊपर बात आते हैं। डी में आपके 2 है, एक यहाँ आएगा एक यहाँ आएगा। यहाँ हमें पता है कौन सा आएगा, डी जेड स्क्वायर, जिसकी लोब जेड एक्सिस के अलोंग होती है। अब यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल आएगा वो वाला ऑर्बिटल आना चाहिए जिसकी लोब्स एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग लाई करती हो। कौन सा होता है ऐसा, बिल्कुल सही, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। बाकी अगर हम डी एक्स वाई ले लेंगे, ठीक है,
डी एक्स वाई अगर हम ले लेंगे तो वो क्या होगा, उसकी लोब्स जो होती है बीच में लाई करती है, जबकि अपने को क्या चाहिए, जिनकी लोब्स एक्स और वाई प्लेन के अलोंग लाई करे, ठीक है, एक्सिस के अलोंग लाई करे, इसलिए हमने क्या लिया, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिया, ठीक है। ये चीज तो अपने को देख ली। इसके लिए अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए sp3d2, इसमें क्या हुआ, एक एस हुआ, पी एक्स पी वाई हो गया, इसको चलो हमने वहां लिख ही लिया है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं हम, इसके लिए एग्जाम्पल देखें तो SF6, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर जो होगी इसी टाइप से होगी। सल्फर का अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आपके 16 इसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, 1s2 2s2 2p6, फिर आएगा आपके 3s2 और फिर आएगा 3p4, ठीक है, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। आपके 6 नए, ये आपका 3d2, ठीक है, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है ना, 6 वैकेंट आपके ऑर्बिटल्स हो गए और 6 ऑर्बिटल से आपकी और ये होगी इंटरमिक्सिंग और आपके पास 6 नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, आपके sp3d2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, ठीक है। सभी में आपके एक एक इलेक्ट्रॉन तो सल्फर का रहेगा, ठीक है, और एक एक इलेक्ट्रॉन किसका रहेगा आपके, बिल्कुल सही, किसका, फ्लोरीन का, ठीक है। तो इस टाइप से आपके बॉन्डिंग होगी, ठीक है। स्ट्रक्चर वही रहेगा आपके सेम, कैसा स्ट्रक्चर रहेगा आपके, ये देखिए SF6 का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कुछ इसी टाइप का आपका स्ट्रक्चर रहेगा। यहाँ से आप देखिए ये फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे भी फ्लोरीन। अब देखिए यहाँ पे क्या है चारों पोजीशन सेम है और जो बॉन्ड एंगल है इनके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है, इस फ्लोरीन और इस फ्लोरीन के बीच में, और इस फ्लोरीन और इस फ्लोरीन के बीच में भी एंगल क्या है, 90 डिग्री है। यहाँ एंगल आपके सेम है, लास्ट केस में क्या था, एंगल डिफरेंट है, इसलिए आपका रिपल्शन हो रहा था। यहाँ पे लोन पेयर यहाँ पे भी प्रेजेंट है, ठीक है, बट यहाँ पे लेंथ चेंज नहीं होगी, लेंथ सेम ही रहेगी। क्यों, क्योंकि देखिए ये भी 90 डिग्री पे है और यहाँ से यहाँ का बीच का जो एंगल है इस फ्लोरीन और इस फ्लोरीन के बीच में एंगल आपके सेम ही है 90 डिग्री, ठीक है। तो सारी की सारी 6 पोजीशन जो है आपकी आइडेंटिकल रहेगी यहाँ पे, ठीक है, और लेंथ सबकी सेम रहेगी, ठीक है। ऑल पोजीशंस आर आइडेंटिकल, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर होगा आपका ये नॉन प्लेनर होगा, ठीक है, एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन आपका नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है। ये चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। अभी थोड़ी देर में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे आपके हाइब्रिडेशन को हम फॉर्म करते हैं, ठीक है ना, कैसे हाइब्रिडेशन निकालते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हाइब्रिडेशन होता है और उसकी जियोमेट्री कैसे आती है, ठीक है। अभी हम हाइब्रिडेशन को निकालना सीखेंगे कि कैसे हम हाइब्रिडेशन को निकालते हैं, ठीक है। चलिए, ये हुआ अपना फोर्थ, दैट इज sp3, ये फिफ्थ है आपका, ठीक है, sp3 फिफ्थ नंबर है आपका sp3d2, क्लियर है। इसे आप नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं आपके 6 नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, दैट इज sp3d3, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं आपके 6 नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज sp3d3। उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, sp3 आपके d3, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसी होती है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। चलिए इसके लिए अगर हम बात करें, वही स्ट्रक्चर जो होती है, स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं आपको। स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है आपके, ठीक है ना, इस टाइप का आपका पेंटागोनल रहेगा, ये एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे ना एंगल डिफरेंस है, यहाँ पे भी ये जो बीच वाले एंगल है आपके ये तो होते हैं 72 डिग्री के, ठीक है। यहाँ पे आपके 72 डिग्री का एंगल रहेगा, यहाँ पे
90 डिग्री का एंगल भी प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और इस बॉन्ड के बीच में आपके 180 डिग्री का एंगल भी रहेगा, ठीक है। चलिए इसके लिए एग्जांपल लेते हैं हम। पहले देख लेते हैं कौन कौन से इसमें हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स आएंगे। मान लो ये आपके XY प्लेन में है। कौन से प्लेन में है? आपके XY प्लेन में, ठीक है। तो ये आपके Z एक्सिस में हो गया, ठीक है। Z एक्सिस में आपके कौन सा होगा? एक तो PZ होगा, ठीक है। यहाँ पे 5 बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब 5 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स तो प्लेन में रहेंगे, ठीक है। कौन कौन से रहेंगे? एक S रहेगा, एक PX रहेगा, एक PY रहेगा, ठीक है। टोटल कितने हैं? 7 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स है, ठीक है। ये तो हो गए PX, PY और PZ यहाँ हो गया, ठीक है। अब बात आती है D के लिए। यहाँ पे आपका DZ² होगा, ठीक है, क्योंकि Z एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। ये आपकी Z एक्सिस है। यहाँ पे आपको 2 D ऑर्बिटल्स चाहिए। कौन से दो D ऑर्बिटल्स चाहिए? जिनके लिए आपकी लोब्स है वो XY प्लेन में हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके एक तो D X² Y² आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एंगल तो क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। तो XY में आपके कोई ना कोई लोब्स जो है आपके एक्सिस के अलोंग आएगी। उसके अलावा D XY भी हम काम में लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी लोब्स भी क्या होती है? XY के बीच में होती है, ठीक है। तो यहाँ जरूरी नहीं कि आपके जो लोब्स है XY प्लेन में है, हो सकता है कहाँ पे आ जाए? बीच में भी आ जाए। क्यों? क्योंकि एंगल 90 डिग्री नहीं है, इक्वल नहीं है, 72 डिग्री है, ठीक है। इसलिए हमें दोनों ऑर्बिटल्स को काम में लेना है। क्लियर है? चलिए ये हुआ आपके sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल लीजिए आप IF7, ठीक है। IF7 लेते हैं एग्जाम्पल, आयोडीन। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें हम, क्या होगा आपके? ये आपकी हेलोजन फैमिली का मेंबर होता है आयोडीन, ठीक है। 5th पीरियड होता है इसका, तो 5s2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 5p5 और ये आपका 5d, ठीक है, खाली रहेगा। 1 2 यहाँ पे आपके 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आके 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हम डायरेक्ट एक्साइटेड स्टेट में बात करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 7 हाइब्रिडाइज होंगे और आपके कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे? sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ठीक है। sp3d3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनेंगे। सातों जो आपके ऑर्बिटल्स है वो फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग शो करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा होगा? बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही होगा आपके, ठीक है। ये आपके फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ये ऊपर फ्लोरीन, ये आपके नीचे भी फ्लोरीन, ठीक है। तो इस टाइप से आपका क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा किसका? IF7 का, ठीक है। और बीच में क्या रहेगा आपके? आयोडीन, ठीक है। लास्ट जो हमने SF6 बनाया था उसमें भी हमने फ्लोरीन तो बना दिए थे, ठीक है। जो सेंटर था, जो चारों को कट कर रहा था, वहां पे सल्फर रहेगा, ठीक है ना। इनमें क्या है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे ये भी नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। देखिए आप, ये ऊपर है, ये आपके नीचे, ये भी आपकी नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक चीज तो ये, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन वन प्लेन, एक प्लेन में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो देखिए ये आपका प्लेन है और एक ये आपका प्लेन है। अगर हम इस प्लेन की बात करें तो यहाँ पे फ्लोरीन, आयोडीन और फ्लोरीन केवल 3 ही एटम आएंगे। लेकिन अगर हम इस प्लेन की बात करें तो आपके इस प्लेन में 1 2 3 4 5 तो फ्लोरीन एटम और एक आयोडीन, मतलब 6 नंबर ऑफ एटम्स आएंगे एक प्लेन में, ठीक है। तो मैक्सिमम पूछे तो आपके 6 आएंगे, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन वन प्लेन कितने होंगे? आपके 6 होंगे, ठीक है। 5 तो आपके कौन से होंगे? फ्लोरीन, प्लस एक कौन सा रहेगा? आपके आयोडीन, ठीक है। तो इस टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो अपने को ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए ये तो थी आपकी हाइब्रिडाइजेशन की बात, ठीक है। ये आपका 6 नंबर का हाइब्रिडाइजेशन है। ये तो थी अपने हाइब्रिडाइजेशन की बात की हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, क्यों होता है, किस टाइप में उनकी स्ट्रक्चर होती है, उनके लिए हमने एग्जाम्पल देख लिए, ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन से जो ज्योमेट्री आती है वो किसी भी मॉलिक्यूल की एक्चुअल ज्योमेट्री हो। जी हाँ, बिल्कुल सही। ज्योमेट्री को बताने के लिए हाइब्रिडाइजेशन एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, बट एक्चुअल ज्योमेट्री
सेम टू सेम वही आए जो हाइब्रिडाइजेशन से आ रही है, ऐसा नहीं होता है। जैसे हम बात करते हैं आपके PCl5, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। SF4 ले लीजिए, इसकी स्ट्रक्चर भी कैसी होनी चाहिए? हाइब्रिडाइजेशन से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होनी चाहिए, बट नहीं होती है। हाइब्रिडाइजेशन से आप देखोगे आगे कि ये भी आपका sp3d है हाइब्रिडाइजेशन, इसमें भी आपके sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। बट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होनी चाहिए, बट नहीं होती है, ठीक है। ClF4, ClF3 ले लीजिए आप, ये भी आपके sp3 डिहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होनी चाहिए इसकी भी स्ट्रक्चर, बट नहीं होती है, ठीक है। तो किसी भी मॉलिक्यूल की जियोमेट्री को बताने के लिए केवल और केवल हाइब्रिडाइजेशन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं है। इसके अलावा एक और फैक्टर होता है जिसके लिए हम बात करते हैं कि कैसे उस फैक्टर के जरिए भी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर हम उस फैक्टर के बारे में बात करते हैं। उस फैक्टर को पढ़ने के लिए हमें फिर से एक नई थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, जिसे हम बोलेंगे आपकी VSEPR थ्योरी, दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है। इसे नोट कीजिए, फिर हम उसके बारे में बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आपके नई थ्योरी की, दैट इज VSEPR थ्योरी, ठीक है, जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स की एक्चुअल जो ज्योमेट्री है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन तो है ही सही, लेकिन उसके साथ ही आपको उस थ्योरी को भी कैलकुलेशन में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अपनी नेक्स्ट थ्योरी है दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, VSEPR थ्योरी, ठीक है। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी, ठीक है। तो देखिए इस थ्योरी के नाम से अपने को पता चल जाएगा क्या है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब किसी भी एटम के जो वैलेंस शेल होंगे उनमें जो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होंगे, दो टाइप के आपके इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, एक होते हैं आपके लोन पेयर और एक होते हैं आपके बॉन्ड पेयर, ठीक है। अभी हम उसको देखेंगे। तो उनके बीच में जो रिपल्शन होता है, ठीक है, उसकी ये रिलेटेड है आपकी ये थ्योरी, ठीक है। और उन्हीं रिपल्शन की वजह से क्या होते हैं, आपकी जो मॉलिक्यूल है उसकी ज्योमेट्री में क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो क्या है ये थ्योरी, इसके बारे में बात करते हैं। पहले मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि बॉन्ड पेयर और आपके लोन पेयर कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे आप ले लीजिए वाटर का एक ये आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पे दो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं वाटर के पास, ठीक है। पता ही अपने को ऑक्टेट कंप्लीट करना रहता है, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 1 2 3 4 तो यहाँ काम में आ गए, कितने बचेंगे, 4। तो ये आपके 4 किस में काम में आ गए, लोन पेयर में, ठीक है। 2 लोन पेयर हो गए यहाँ पे, इन्हें हम बोलते हैं आपके लोन पेयर। क्या बोलते हैं, लोन पेयर। इसको ऐसे भी शो किया जाता है, जो लोन पेयर है उनको इस तरह से भी शो किया जाता है, ठीक है। ये दो आपके लोन पेयर, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन का तरीका है ये केवल, ठीक है। और ये जो होते हैं जिनके जरिए आपका बॉन्ड बनता है उन्हें हम बोलते हैं आपके बॉन्ड पेयर, ठीक है। जिनसे बॉन्ड बनता है, जो इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। और जो इलेक्ट्रॉन फ्री है, जो बॉन्ड बनाने के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आपके लोन पेयर बोलते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, आपकी ये लोन पेयर में रिपल्शन होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर जो रहते हैं इनके बीच में रिपल्शन होता है। तो इस रिपल्शन की वजह से मॉलिक्यूल की जो एक्चुअल ज्योमेट्री होती है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। वो है आपकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है। तो इसके पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट, ये जो पॉइंट लिखते हैं ये अपने को याद नहीं रखने पड़ते हैं, ये अपने आप धीरे धीरे आप समझते हो जाओगे, ठीक है ना। याद करने की रटने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने हाइब्रिडेशन के लिए थ्योरी लिखी थी, पॉइंट लिखे थे, रूल्स उसके, अभी आप देखोगे तो धीरे धीरे आपको वो अप्लाई होते जा रहे हैं, ठीक है ना, याद होते जा रहे होंगे, आई एम श्योर, ठीक है।
तो अब धीरे धीरे और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से याद होंगे, ठीक है ना। तो थ्योरी व्योरी को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वो जैसे जैसे हम अप्लाई करेंगे स्ट्रक्चर में वैसे वैसे वो याद होती जाएगी, ठीक है। देयर एग्जिस्ट रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स of valence shell of an atom, ठीक है। there exists repulsion between electron pairs of valence shell in an atom and the order of repulsion is, सबसे ज़्यादा आपका होता है कि लोन पेयर में रिपल्शन से क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्शन होगा, ठीक है। और उसके बाद आपके बॉन्ड पेयर में क्या होगा, रिपल्शन होगा, ठीक है। रीजंस आपको दिख भी रहा होगा, लोन पेयर दोनों आपस में फ्री है। ये तो आपके बॉन्डेड है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, ये ना तो इधर जा सकते हैं ना इधर जा सकते हैं, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड हो चुके हैं ये। जबकि ये क्या है, फ्री है, ये यहीं पे भी जा सकता है यहाँ पे भी जा सकता है, इसलिए उनमें क्या होगा, रिपल्शन मैक्सिमम होगा। ये हो आपके फ्री टू मूव, जबकि ये क्या है आपके बॉन्डेड, इसलिए यहाँ पे रिपल्शन क्या होता है, मिनिमम, यहाँ पे होता है आपका मैक्सिमम, ठीक है। दूसरी चीज अगर हम बात करें आपके बॉन्ड पेयर में आपको कंपैरिजन करना हो, यहाँ तो मान लो आपके सिंगल बॉन्ड है, मान लो कहीं पे डबल बॉन्ड हो, कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वहां पे कैसे कंपैरिजन करेंगे, बिल्कुल सही, वो भी देख लेते हैं हम अगर हमें बात करनी हो, ठीक है। यहाँ पे चलिए मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको, रिपल्शन का मान लो पूछ लिया जाए ऑर्डर, ठीक है। जैसे मान लो ये एंगल है आपका θ1, ये एंगल है आपका θ2 और ये एंगल है आपका θ3, ठीक है। और आपको बताना है θ1 θ2 और θ3 में क्या रिलेशन होगा। तो देखिए यहाँ पे रिपल्शन मैक्सिमम होगा लोन पेयर में, तो θ1 की जो वैल्यू है एंगल वो सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ देखिए थीटा बाद में किसका नंबर है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, मतलब ये लोन पेयर ये बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर ये बॉन्ड पेयर, ठीक है। ये दोनों एंगल आपके सेम ही होंगे, ये भी आपका θ2 ही रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद नंबर आएगा θ2 का, ठीक है। और सबसे लास्ट में बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा, इसलिए ये एंगल जो होगा आपका सबसे छोटा होगा, ठीक है, ये θ3, ठीक है। तो इस टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बना के, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा हम बात कर रहे थे सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए, तो एज द नंबर ऑफ बॉन्ड increases in bond pair, ठीक है। as the number of bonds increases in bond pair, the repulsion also increases, ठीक है। रिपल्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी तो दो इलेक्ट्रॉन और ये दो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन है। जैसे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन, रिपल्शन ज्यादा होगा। ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन, रिपल्शन और ज्यादा होगा, ठीक है। इसलिए ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज्यादा, उसके बाद आपके डबल बॉन्ड में और उसके बाद आपके सिंगल बॉन्ड में रिपल्शन होगा सबसे ज्यादा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा कि अगर मान लो किसी भी मॉलिक्यूल के पास जो उसका सेंट्रल एटम है उसके पास मान लो अगर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, क्या प्रेजेंट नहीं है, लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो उसकी जो ज्योमेट्री है, मतलब उसके पास केवल बॉन्ड पेयर है, उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, उसके सारे इलेक्ट्रॉन काम में आ गए बॉन्डिंग में, तो उसकी जो ज्योमेट्री होती है, जो एक्चुअल ज्योमेट्री, वो सेम होती है जो हमें हाइब्रिडाइजेशन से मिलती है। किससे मिलती है, हाइब्रिडाइजेशन से, ठीक है। लेकिन जैसे ही लोन पेयर आ जाता है, ये वाला जो रिपल्शन वाला खेल है वो स्टार्ट हो जाता है, फिर आपकी जो ज्योमेट्री है वो चेंजेज हो जाती है, ठीक है। तो वही आपका थर्ड पॉइंट है जो हम लिखते हैं, एक बार आप इनको नोट कीजिए, ओके। चलिए जो थर्ड पॉइंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं।
थर्ड पॉइंट क्या है, इफ देयर इज नो इलेक्ट्रॉन पेयर और नो लोन पेयर present in an central atom then the geometry of that molecule will be same as predicted by hybridization। जैसे हमने हाइब्रिडाइजेशन से क्या किया, ज्योमेट्री प्रिडिक्ट की कि जैसे sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन है या फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपकी ज्योमेट्री आती है टेट्राहेड्रल। तो अगर उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो उसकी जो एक्चुअल ज्योमेट्री होगी वो भी आपकी टेट्राहेड्रल ही होगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अगर आपके पास लोन पेयर प्रेजेंट हो जाए, क्या प्रेजेंट हो जाए, लोन पेयर, तब चेंज होता है। ठीक है, ये जो ज्योमेट्री होती है इसे हम रेगुलर ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक है, प्रिडिक्टेड बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड रेगुलर ज्योमेट्री। ठीक है, वहीं अगर आपके पास लोन पेयर प्रेजेंट हो, इफ सेंट्रल एटम हैव लोन पेयर then the structure or we can say the geometry of molecule may changes as predicted by hybridization, as predicted by hybridization। ठीक है, if central atom have lone pair then the geometry of molecule may changes as predicted by hybridization and this geometry is called, या तो हमें इसे डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री बोलेंगे या फिर हम क्या बोलेंगे, इरेगुलर ज्योमेट्री। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, CH4 NH3 H2O। ठीक है, यहां पे आप देखिए। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट स्टेप जो है अपना वही है कि कैसे हम हाइब्रिडेशन को निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखोगे तो हाइब्रिडेशन जो होता है वो sp3 होता है, यहाँ पे भी हाइब्रिडेशन sp3 होता है, यहाँ पे भी हाइब्रिडेशन sp3 होता है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता है क्योंकि 4 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों ने हाइड्रोजन के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड बना लिए। ठीक है, नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 तो बॉन्ड बना लिए, एक लोन पेयर बचेगा इसके पास। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके वैलेंस शेल में, 2 तो यहाँ पे काम में आ गया हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाने में, 2 आपके लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है ये होता है आपका टेट्राहेड्रल। क्यों? क्योंकि इसके पास एक भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो जो हमने हाइब्रिडेशन से निकाला है वही इसका सेम स्ट्रक्चर रहेगा, दैट इज टेट्राहेड्रल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो हो जाता है पिरामिडल। इसका जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है वो मैं आपको बताऊंगा, अभी आप लिखिए पिरामिडल। कैसा होता है? पिरामिडल होता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम बात करें sp3 के लिए, वाटर के लिए, तो ये जो इसकी जो ज्योमेट्री हो जाती है वो हो जाती है बेंट। ठीक है, या फिर इसे हम बोलेंगे बेंट और एंगुलर। ठीक है, तो ज्योमेट्री क्या हो गई? चेंज हो गई, जबकि सबकी टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी, बट जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है उसकी लोन पेयर में क्या होता है? रिपल्शन होने की वजह से, ठीक है, इनकी जो ज्योमेट्री होगी वो चेंज हो जाती है और इसी वजह से आपके बॉन्ड एंगल भी चेंज होते हैं। ठीक है ना, तो आप यहाँ लिख भी सकते हो, कहाँ पे अपने पॉइंट कहाँ लिखा है
ठीक है। इफ सेंट्रल एटम है लोन पेयर देन द ज्योमेट्री, तो यहाँ पे आप साथ में लिख लीजिए एंड बॉन्ड एंगल, ठीक है, ऑफ molecule may changes and as predicted by hybridization and this geometry is called irregular geometry, ठीक है। तो उसकी शेप जो होती है ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल दोनों चेंज होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसको नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं आपके कि कैसे हम हाइब्रिडेशन को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमने हाइब्रिडेशन देख लिया, 2 लेक्चर से हम देख ही रहे, ठीक है ना, 2-3 लेक्चर से। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में हाइब्रिडेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। एक बार हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडेशन अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तो आप उसकी ज्योमेट्री बता सकते हो, जैसा हमने देख लिया है, ठीक है, हाइब्रिडेशन के टाइप से, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन ए मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में आपके हाइब्रिडेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं आपकी स्टेरिक नंबर। क्या बोलेंगे? स्टेरिक नंबर। एक्स से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सिंपल फॉर्मूला है, वो मैं आपको बताता हूँ। दैट इज काउंट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। इसको आपको फॉर्मूले को याद रखना है, ठीक है। बाकी और किसी फॉर्मूले को याद नहीं रखना है, ठीक है। मान लो आपने पढ़ा हुआ हो, सब भूल जाओ। सिंपल है ये सबसे। स्टेरिक नंबर आपको फाइंड आउट करना है, क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है। यहाँ पे आपको केवल सिग्मा बॉन्ड काउंट करने, पाई बॉन्ड काउंट नहीं करने, ठीक है। चलिए, हमने जो लुईस थ्योरी पढ़ी थी उसको भी हम यहाँ पे थोड़ा बहुत यूज करेंगे, ठीक है। अब मान लो हमने एक्स तो फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, किसी भी ज्योमेट्री से। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर फाइंड आउट करके हमने एक्स फाइंड आउट कर लिया, पर उससे हाइब्रिडेशन कैसे पता चलेगा? तो देखिए, अगर आपके पास स्टेरिक नंबर है, स्टेरिक नंबर जिसे हम बोलते हैं एक्स, ठीक है। यहाँ आप लिखिए हाइब्रिडाइजेशन। जैसे स्टेरिक नंबर आता है 2, ठीक है। जो हमने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स में पढ़ा था वो सेम ही है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा आपके sp। 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल काम में आएंगे, एक s एक p, ठीक है। स्टेरिक नंबर 3 हो तो sp2, 4 हो तो sp3, 5 हो तो sp3d, 6 हो तो sp3d2 और 7 हो तो आपका sp3d3, ठीक है। ये सिंपल सी आपकी टेबल है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ और एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं अपन, ठीक है। चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए। यहाँ से भी हम केवल हाइब्रिडेशन निकालना सीख रहे हैं अभी। क्या निकालना सीख रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद का अपना टॉपिक आएगा कि कैसे हम लोन पेयर प्रेजेंट हो तो उस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करते हैं, मतलब ज्योमेट्री के बारे में हम बात करेंगे बाद में, ठीक है। पहले हम हाइब्रिडेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जिनमें लोन पेयर प्रेजेंट हो। अभी तक तो हमने जो भी एग्जाम्पल देखे थे आप पहले देख सकते हो, उनमें लोन पेयर प्रेजेंट नहीं था, केवल सिग्मा बॉन्ड थे, ठीक है। अब मैं जो एग्जाम्पल दूंगा वहां पे आपको लोन पेयर भी काउंट में करना है, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए एक बार, ओके। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल में आपको ये देखना है कि ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए आपके वैलेंस शेल में? 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो जो मॉलिक्यूल्स या स्पीसीज हैं उनमें आपको यही देखना है। देखिए, जैसे हम बात करते हैं आपके, अभी केवल हम हाइब्रिडेशन की बात करेंगे, स्ट्रक्चर की बात नहीं करेंगे, उसकी ज्योमेट्री की बात नहीं करेंगे। जैसे H2O की अगर हम बात करनी है अपने को, किसकी बात करनी है? H2O की, ठीक है। तो अपना कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? सिंपल रहेगा। ऑक्सीजन, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास? 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 6 है। 2 तो उसने सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए काम में ले लिया हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ इसके लिए हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो कितने सिग्मा बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन? 2, ये 2 प्लस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब है आपके पास 2 लोन पेयर, ठीक है। तो नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हो गए? 2।
तो 2 + 2 = 4। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आएगा आपका sp3। स्ट्रक्चर की बात नहीं करें, जियोमेट्री तो चेंज होगी आपकी, इसकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होनी चाहिए, लेकिन लोन पेयर प्रेजेंट है तो टेट्राहेड्रल नहीं होगी, वो मैं आपको बता चुका हूँ। वो क्या होगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। पहले आज हम क्या बात कर रहे हैं, केवल हाइब्रिडाइजेशन निकालना फाइंड आउट करें जब आपका लोन पेयर प्रेजेंट हो तब, ठीक है। वही जो आपको एग्जांपल अभी हमने दिया था CH4, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, चारों उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में काम में ले लिए, तो x की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 4, तो सिग्मा बॉन्ड बन गए। लोन पेयर कुछ बचेगा इसके पास? नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा। +0 = 4, हाइब्रिडेशन आएगा आपका sp3। थर्ड एग्जाम्पल जो हमने लिया था NH3, देखिए वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5, 3 तो काम में ले लिया हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए, प्लस एक लोन पेयर बच गया है, ठीक है, एक लोन पेयर। x की वैल्यू फिर से 4, हाइब्रिडेशन फिर से sp3, ठीक है। फोर्थ SO2 ले लीजिए। SO2 की हम बात करें तो हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखी थी। ऑक्सीजन जो होता है आपका डबल बॉन्ड बनाएगा, सल्फर या आपके ऑक्सीजन या आपका ऑक्सीजन, ठीक है। ज्योमेट्री की हम बात नहीं कर रहे हैं अभी, आपकी जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो हमने देखी थी उसी से हम बात करेंगे। ये सल्फर, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, SO2, हाँ ठीक है। ऑक्सीजन आपके 2 बॉन्ड बनाता है सल्फर के साथ, ठीक है। देखिए वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके? 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 तो इसने सल्फर के साथ पार्टिसिपेट कर लिए, कितने बचे? 4, मतलब इसके पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, इसके पास भी कितने लोन पेयर प्रेजेंट होंगे? 2। या तो आप वैलेंस शेल से देख सकते हो या फिर आप देख सकते हो कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, वहां से भी देख सकते हो, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तो 1 2 3 4 बॉन्ड तो यहाँ हो गए, कितने बॉन्ड बचेंगे? 4, तो 2 लोन पेयर आ गए, ठीक है। सेंट्रल एटम सल्फर है, उसके लिए अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो x की वैल्यू कितने बॉन्ड पेयर बना रहा है? सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। मैंने आपको बताया था डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, अपने को कौन सा काउंट करना है? केवल सिग्मा। ये आपका सिग्मा, ये आपका सिग्मा, ये आपका पाई है, एक पाई, अपने केवल सिग्मा काउंट करने हैं। सिग्मा कितने हैं? 2, प्लस सल्फर के पास कोई लोन पेयर प्रेजेंट है? 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल प्रेजेंट तो रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ठीक है। सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 तो उसने काम में ले लिए, एक लोन पेयर यहाँ बचेगा, ठीक है। तो लोन पेयर एक रहेगा, ये यहाँ से आपका आएगा 3, ठीक है। 3 में आपका जो स्ट्रक्चर होता है कौन सा होता है? sp2 होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद बात कीजिए आप SO2 की, अगर हम बात करें तो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है। चलिए हाइब्रिडेशन हो गया, sp2 हो गया, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें सल्फर का एक और एटम ले लेते हैं, दैट इज sp3, ये SO3, ठीक है। SO3 के लिए क्या होगा? लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है। जरूरी नहीं है कि लुईस डॉट में सभी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एक्सेप्शंस होती हैं, ठीक है। यहाँ देखिए सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 ही इसने बॉन्ड बना लिए, मतलब इसके पास कोई एक्स्ट्रा नहीं है लोन पेयर। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 1 2 3, 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा है, प्लस लोन पेयर कुछ है नहीं है, तो मतलब 0। यहाँ पे x की वैल्यू 3, हाइब्रिडाइजेशन फिर से sp2, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ये आपका 6 नंबर ClF3, क्या हुआ? ClF3 बात करते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ये फ्लोरीन, ये आपका फ्लोरीन, ये आपका फ्लोरीन। एक्चुअल ज्योमेट्री नहीं बतानी है अपने को, एक्चुअल ज्योमेट्री तो हम बाद में बात करेंगे, पहले हाइब्रिडेशन निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 3 तो उसने बॉन्ड बना लिए, क्या बना लिए? बॉन्ड बना लिए। ये एक्चुअल ज्योमेट्री नहीं है, ये हम नॉर्मल जो लुईस थ्योरी से हम बनाते हैं, नॉर्मल थ्योरी,
वो है आपकी स्ट्रक्चर। ठीक है, 3 तो बॉन्ड बना लिए, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4। 4 मतलब 2 लोन पेयर, तो यहाँ क्लोरीन के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए इसके लिए x की वैल्यू, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 प्लस लोन पेयर कितने? 2। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? ये टोटल हो गए 5 और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपके? sp3d। क्लियर है? और एग्जांपल ले लीजिए HCF4, जीनोन का फ्लोराइड, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका जीनोन, ये फ्लोराइड। एक्चुअल स्ट्रक्चर हम बना ही नहीं रहे। ठीक है, एक्चुअल स्ट्रक्चर तो हम पहले हाइब्रिडेशन देखेंगे, उसके बाद लोन पेयर का कॉन्सेप्ट काम में आएगा, उसके बाद आएगी एक्चुअल ज्योमेट्री। ठीक है, अभी तो हम नॉर्मल ज्योमेट्री जो आपका लुईस स्ट्रक्चर रहता है उससे हम क्या कर रहे हैं? हाइब्रिडेशन निकाल रहे हैं। ये हो गया। अब जीनोन के पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 4 तो उसने बॉन्ड बना लिए, कितने बचे? 4। 4 मतलब लोन पेयर कितने हैं? 1 1, 2 लोन पेयर है। काउंट कीजिए x की वैल्यू, 1 2 3 4, 4 तो सिग्मा हो गए, 4 सिग्मा हो गए, प्लस लोन पेयर कितने हैं? 2 2, ये हो गया टोटल 6। हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3d2। इस हिसाब से हाइब्रिडेशन sp3d2, sp3d2 में स्ट्रक्चर क्या होती है आपकी ज्योमेट्री? ऑक्टाहेड्रल। ये ऑक्टाहेड्रल है क्या? नहीं है ना, नहीं है। ये तो हम केवल लुईस थ्योरी के हिसाब से बना रहे हैं। ठीक है, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगी वो होगी आपकी ऑक्टाहेड्रल, लेकिन ऑक्टाहेड्रल में भी यहाँ पे आपके लोन पेयर प्रेजेंट है, तो आपकी ऑक्टाहेड्रल भी नहीं होगी। ठीक है ना, कुछ चेंज होगा उसमें, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि क्या होगा। ठीक है, ये हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लास्ट वाला, कुछ भी ले लीजिए आप, जैसे XeO F4 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ये ले लेते हैं। Xe 4 तो फ्लोरीन हो गए, 1 2 3 4, एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हो गए। ठीक है, अब कितने? 1 2 3 4 5 6, 8 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 तो बॉन्ड में काम में ले लिए, कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब एक लोन पेयर इसके पास रहेगा। ठीक है, काउंट कीजिए x की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, पाई बॉन्ड नहीं, सिग्मा। 1 2 3 4, और इसमें से एक सिग्मा रहेगा, एक पाई रहेगा, तो अपने को पाई काउंट नहीं करना है, तो सिग्मा कितने हो गए? 5 प्लस एक लोन पेयर 1, दैट इज 6। इसका भी हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3d2। ठीक है, तो आई एम श्योर थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम हाइब्रिडेशन निकालते हैं। इसमें हमने लुईस डॉट जो स्ट्रक्चर है उसको काम में लिया है। ठीक है ना, एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं होती है ये, लेकिन हम हाइब्रिडेशन निकालने के लिए मैंने आपको इसको यूज़ करना सिखाया है कि कैसे हम हाइब्रिडेशन निकालने के लिए इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद उसकी जो ज्योमेट्री होगी उसको हम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि लोन पेयर का क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, लास्ट वाला। ठीक है ना, एक एनायन का ले लेते हैं ताकि आपको केटायन और एनायन के लिए भी समझ में आ जाए। जैसे हम बात करेंगे आपके एक केटायन वाला ले लेते हैं NH4+। इसमें अगर नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन आपको निकालना है, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके? 5, प्लस चार्ज है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, कितने बचे? 4, मतलब ये 4 ही बॉन्ड बनाएगा और चारों आपके हाइड्रोजन के साथ ही बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4 ही हैं। लोन पेयर है, कुछ इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं है, तो लोन पेयर होगा ही नहीं, तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं अपना ClO3- एनायन के लिए ले लेते हैं। ठीक है, क्लोरीन वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7, माइनस आ गया चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन वो ले लिया, मतलब टोटल कितने हो गए? 8। 8 में से 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन के साथ 6 बॉन्ड बनाएगा, मतलब 6 तो वहाँ काम में आ गए, एक लोन पेयर इसके पास प्रेजेंट रहेगा। अब धीरे धीरे आपको मन में कैलकुलेशन करनी है इसको। ठीक है ना, हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा मन में कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पहले तो आप ड्रॉ कर लीजिए स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत नहीं है। ये डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। ठीक है, माइनस चार्ज एक क्लोरीन के ऊपर आएगा। ठीक है, अब 7 होते हैं, एक माइनस की वजह से 8 हो गए, तो 6 तो इसने ऑक्सीजन के साथ में काम में ले लिए, एक लोन पेयर बच गया।
अब काउंट कीजिए x की वैल्यू, सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है 1 2 3 प्लस लोन पेयर कितना है 1 4, हाइब्रिडेशन क्या होगा आपका sp3। क्लियर है? चलिए इस तरह से आपको क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन को निकालना है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल या क्वेश्चंस देता हूं जिनके लिए आपको हाइब्रिडेशन निकालना है। ठीक है, जैसे XeO F2, ठीक है, आप ले लीजिए XeO F4 हो गया तो XeF6 ले लीजिए। ठीक है, I3 माइनस ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको करेंगे पूरा। ठीक है, उसके बाद आप और ले लीजिए ClO3 माइनस हो गया, PCl3 ले लीजिए। ठीक है, PCl5 ले लीजिए, SF4 ले लीजिए। SF4 हमने लिया नहीं है ना, आई थिंक नहीं लिया है शायद। SF4 ले लीजिए, H2S ले लीजिए, CO2 ले लीजिए। ठीक है, और क्या ले सकते हो आप, PS3 ले लीजिए, या फिर चलिए इनका कर लीजिए आप। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आपको ट्राई करना है। ठीक है, होमवर्क के लिए आपके लिए। नेक्स्ट क्लास हम इन्हीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम हाइब्रिडेशन, जो इतने 2-3 लेक्चर से पढ़ रहे हैं, कैसे हम हाइब्रिडेशन प्रिडिक्ट करते हैं। हमने हाइब्रिडेशन देख लिया, क्यों काम में लेते हैं वो भी देख लिया। ठीक है, PBT से हमने देख लिया था कि हमने अभी तक क्या क्या देखा। देखो, लुईस थ्योरी हमने सबसे पहले देखी कि कैसे बॉन्ड फॉर्म होते हैं, लेकिन वो जियोमेट्री को पता नहीं पाया था। ठीक है, कैसे आपके बॉन्ड फॉर्म होते हैं वो तो बता दिया उसने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से या डोनेशन से या एक्सेप्टेंस से, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं बता पाया। उसके लिए VBT हमने पढ़ी, VBT ने हमें बता दिया कि कोवेलेंट और आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होते हैं किससे, ओवरलैपिंग से। ठीक है, ये भी हमें पता पड़ गया, लेकिन एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है जियोमेट्री वो VBT भी अभी नहीं बता पाई हमें। उसके लिए हमें एक और अलग कॉन्सेप्ट सीखना पड़ा, जो जुगाड़ टेक्निक थी, मतलब हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, वो था आपका हाइब्रिडाइजेशन। हमने फिर हाइब्रिडाइजेशन देखा कि हाइब्रिडाइजेशन से कैसे हम जियोमेट्री को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कि कौन से हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपकी कौन सी जियोमेट्री थी वो हमने फिक्स कर ली। अब उसमें भी मान लो लोन पेयर प्रेजेंट है, जो हमने निकाला हाइब्रिडेशन, अगर लोन पेयर नहीं है तो जियोमेट्री सेम रहेगी जो आपके हाइब्रिडेशन निकली, लेकिन अगर लोन पेयर आ गया तब वो भी आपकी एक्चुअल जियोमेट्री नहीं हो पाएगी, तो फिर आपकी जियोमेट्री फिर से चेंज हो जाएगी, जिसके लिए हमने पढ़ा वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि अगर आपके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, तब आपकी जो एक्चुअल जियोमेट्री होती है वो क्या होती है, वही है आपका फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले हाइब्रिडेशन निकालना आना चाहिए, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। इतना जो सार हमने पढ़ा है उसमें से केवल आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कैसे हाइब्रिडेशन निकाला जाता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। सिंपल सा फॉर्मूला है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, वैलेंस शेल में देख लो कितने इलेक्ट्रॉन थे, कितने बचे हैं, कितने बॉन्ड बना लिए। सिग्मा को काउंट करना है, पाई को काउंट नहीं करना है। ठीक है, एनायन के लिए भी बता दिया मैंने, केटायन के लिए भी बता दिया है। ठीक है, उस हिसाब से आपको करना है। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर हम यहाँ से आगे बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।